मैं गीता में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं इंडियन फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मेरा कनेक्शन इस मतलब भारत से स्पिरिचुअल ज़्यादा है। कि बचपन में आप कैसी थी, मतलब इनोसेंट चाइल्ड या स्टर्बन या फिर मतलब बचपन से मुझे शिव जी से बहुत मतलब लगाव था। शिव जी Fearless, एंड काली कालीमा। माँ, सो एग्जैक्ट ऑपोजिट्स। और उनको पिक्चर करते हुए मुझे बहुत शांति आती थी। तो आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं या वो भी साथ में आपके रहते हैं? स्पिरिचुअली मुझे मेडिटेशन का वैल्यू यहाँ से सिखाया, मतलब यहाँ से मैं सीखी हूँ। तो क्या ये बस र्यूमर्स है ऐसे ही या ये बात सच है? यहाँ वुमेन को बहुत एम्पावर करते हैं, क्योंकि हम लोग काली माँ को पूछते हैं, हम लोग दुर्गे माँ को पूछते हैं, लक्ष्मी माँ को पूछते हैं। तो मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल लगता है। तो और भारत में आप सबसे बड़ा फिलोसफर किसे मानती हैं? there's no meaning to life. In fact, if there is no meaning to life, then you make your own meaning. You carve your meaning. You have the power. आपके जो फादर हैं वो हाँ। आपको एक बार डांटे थे, मतलब पीटे भी नहीं थे, आपको डांटे थे, और आप क्या ऐसा सोची थी कि इनका कंप्लेन करना है, इनको जेल भेजूंगी? एक पार्ट है ब्रेन का जो ग्रो होता है जब हम लोग वो चीज़ करते हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते। मतलब ऐसे लगने लगा कि आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू प्रूव माई सेल्फ हियर। मुझे बहुत बुरा लगता था जब हॉर्सेस को मारते थे, क्योंकि वो जब डर निकल जाता है ना तो सारा जो भी चैलेंज आता है वो छोटा ही लगता है। आप अबू धाबी में भी रही हैं और अभी यूके में पढ़ाई कर रही हैं। हाँ। दोनों का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बिलोंगिंग फील नहीं होता है, वो सबसे मतलब अजीब फीलिंग है। कभी ऐसा फ्यूचर में आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि इंडिया वापस आना है? अभी तो प्लान यूके का ही है। लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ये तीनों को सेम समझते हैं। I ended up in the boring part, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो try everything. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? I think bottom line यही होना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए मत जियो। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृतिका रुंगटा, जो भारत से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन पली बढ़ी हैं दुबई और अबू धाबी में। इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की है और मास्टर्स यूके से कर रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी एक्सपीरियंस के बारे में, इनके इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में और जर्नी के बारे में इन्हीं से। नमस्कार, हेलो एंड गुड आफ्टरनून कृतिका। तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि आप जैसा आपके पेरेंट्स या आप जो भी हैं, आप लोग इंडिया से कैसा कनेक्शन रखते हैं? क्योंकि मतलब आप अबू धाबी में पढ़ी लिखी हैं, फिर यूके से अभी मास्टर्स कर रही हैं आप, तो इंडिया से आपका क्या कनेक्शन है? इंडिया से तो मेरा कनेक्शन रहेगा ही। बचपन से मेरा कल्चर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब सिखाया गया था कि मेरा कल्चर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो आई एम वेरी रिलीजियस। मैं गीता में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं इंडियन फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मेरा कनेक्शन इस मतलब भारत से स्पिरिचुअल ज़्यादा है, हिस्टोरिकल बहुत है। मुझे यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, और यहाँ के लोग में जो कल्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने कहीं नहीं देखा है। आप जैसा बताइए, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और प्लस में आप हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वो इंडिया के बारे में जानना पसंद करती है और जानती भी है। कुछ ऐसा एक दो बात जो आपको पता हो हिस्ट्री के बारे में इंडिया का, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ कुछ भी? ठीक है, तो स्पिरिचुअली मुझे मेडिटेशन का वैल्यू यहाँ से सिखाया, मतलब यहाँ से मैं सीखी हूँ। बचपन से मुझे शिव जी से बहुत मतलब लगाव था। और उनको पिक्चर करते हुए मुझे बहुत शांति आती थी। तो मैं पॉडकास्ट सुनने लगी शिव जी के स्टोरी के बारे में, मतलब शिव जी कैसे फॉर्म होते हैं। हम लोग उनको वी कैंट इवन इमेजिन व्हाट ही इज़ लाइक, बिकॉज ही इज़ सच अ बिग पावर। और मैं काली माँ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि शी इज़ fearless एंड काली माँ, सो एग्जैक्ट ऑपोजिट्स। तो ये चीज़ भी बहुत सुंदर लगता है कि इस कंट्री में देयर इज़ स्पेस फॉर दीज ऑपोजिट एनर्जीज टू एग्जिस्ट। एंड यहाँ वुमेन को बहुत एम्पावर करते हैं, क्योंकि हम लोग काली माँ को पूछते हैं, हम लोग दुर्गे माँ को पूछते हैं, लक्ष्मी माँ को पूछते हैं। तो मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल लगता है। तो हिस्टोरिकली मेरा इंटरेस्ट ये मिथोलॉजिकल स्टोरीज में है, वैल्यू ऑफ सिम्बल्स में है, काली माँ का स्टोरी में व्हाट शी सिम्बलाइजेस। ओके। चलिए, तो मतलब आपको इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। हाँ। ओके।
तो आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं या वो भी साथ में आपके रहते हैं यूके में और अबू धाबी में जहाँ भी? हाँ, तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी पटना में बड़ी हुई है, मेरे पापा आसाम में। 1999 में मेरे पापा मूव कर गए थे, या थोड़ा पहले। ओके। अभी हम लोग यूएई में 25 साल से हैं, मैं 20 साल की हूँ, मेरे पेरेंट्स 25 साल से हैं, और अभी भी वो अबू धाबी में ही है, पर हम लोग का आना जाना तो यहाँ लगा ओके, रहता तो है। आपकी पढ़ाई क्योंकि यूके से हो रही है इस वजह से। हाँ, तो यूके मैं 2022 में गई थी अपना बैचलर्स करने, और अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ लंदन में, तो तब से मैं वहीं हूँ। ओके ओके। आप पहले ये बताइए कृतिका, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि बचपन में आप कैसी थी? मतलब इनोसेंट चाइल्ड या स्टर्बन या फिर मतलब कैसी, किस टाइप की थी? आपका नेचर क्या था? मुझे ज़्यादा याद नहीं है ऑनेस्टली, बट मैं टॉकेटिव बहुत थी। मेरे टीचर मुझे ये बहुत बोलते थे कि मैं टॉकेटिव बहुत हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी। ओके। मैं बहुत क्रिएटिव थी। मुझे ड्रॉ करना, सिंग करना, डांस करना बहुत पसंद था। बहुत इनोसेंट थी, यस। आई वॉज इन माई ओन वर्ल्ड। आपने जैसा बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी, ओके? लेकिन हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप एक बार, आपके जो फादर हैं वो हाँ। आपको एक बार डांटे थे, मतलब पीटे भी नहीं थे, आपको डांटे थे, और आप क्या ऐसा सोची थी कि इनका कंप्लेन करना है, इनको जेल भेजूंगी, इनको पुलिस के पास भेजूंगी? मेरे पापा? ऐसा, यस, ये हमें जानकारी ऐसी मिली है कि आप ऐसा, क्योंकि आप बताई कि आप इनोसेंट चाइल्ड थी, बट हाँ। ऐसा हमें I भी was an emotional child as well, yeah. ओके। तो क्या ये बस र्यूमर्स है ऐसे ही, या ये बात सच है? मुझे याद ही नहीं है। मैंने अच्छा। बोला होगा, मैं बोल्ड बहुत थी, जो भी मन में आता था मैं बोल देती थी, पर Okay. इनोसेंटली। ओके, मतलब तो उस पे कोई इंटेंशन ही नहीं था उसके पीछे, इंटेंशनली वो चीज़ कुछ था ही नहीं, मतलब जो भी मन में आया बोल देती थी। ओके ओके। तो काइंड ऑफ र्यूमर मान सकते हैं, या फिर आपको याद नहीं है याद कि नहीं आपने है। ऐसा किया? याद नहीं है। ओके ओके, इट्स ओके। अगला सवाल है, जैसा आपने कहा कि आपको इंडियन फिलॉसफी पसंद है, ठीक है? हाँ। तो भारत का कौन सा फिलोसफर, इंडिया का ऐसा कौन सा फिलोसफर आपको पसंद है, और भारत में आप सबसे बड़ा फिलोसफर किसे मानती हैं? भारत में मैं किसी फिलोसोफर का नहीं फॉलो की हूँ, मैं ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट को देखी हूँ। जैसे मेरी दोस्त भी है, शी इज़ लेबनीज। हम लोग बैठ के गीता समझने का कोशिश करते हैं, बिकॉज इतना सारा इंटरप्रिटेशन है, तो इट्स लाइक अ मिस्ट्री। यस। I don't follow philosophers here, but मेरा ज़्यादा philosophical knowledge तो western philosophers का है। मैं उसको contrast करके बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ philosophy से और ज़्यादा मिला है in comparison to, say for example, Nietzsche or Hegel, western philosophers. वहाँ बहुत ज़्यादा black और white है। ओके, ग्रे साइड पिक्चर ऐसा नहीं है? It is black or white. So, for example, it's very nihilistic. तो नीचे का philosophy बहुत famous है, nihilism. वो बोलते हैं कि there's no meaning to life. ओके। If you look at, say, for example, Indian philosophy, वो बोलेंगे कि in fact, if there is no meaning to life, then you make your own meaning. You carve your meaning. You have the power. यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया को लेकर आपकी जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, वो क्या है? इंडिया को लेकर आपकी जो मेंटालिटी है वो, पहले तो how can I comment on a country that's so big and that I बिकॉज have आपका not seen? कनेक्शन है यहाँ से, इसलिए। हाँ, तो मेरा मेंटालिटी ये है कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतना रिच है हिस्टोरिकली, कल्चरली। मतलब इट्स like a painting with 1,000 colors, you know? ये, बट फिर भी एक कोई ऐसा वन वर्ड कमेंट ऐसा अगर आपको करना हो, या फिर वन सेंटेंस में Diverse. complete करना हो। आपको जैसे मास्टर्स, आपने तो पढ़ाई ऑलरेडी लॉ की कर चुकी है, बट मास्टर्स करने का ऐसा मन, इंस्पिरेशन, motivation? हाँ क्या? ठीक है, तो मुझे स्पेशलिस्ट नॉलेज गेन करना है इस फील्ड में। मैंने UCL इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब रैंकिंग एक पिक्चर देता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मुझे वो है प्रोफेसर्स, कौन क्या सिखा रहा है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या स्पेशलिस्ट नॉलेज है जो वो मुझे दे सकते हैं और जो मैं आगे यूज़ कर सकती हूँ। तो UCL में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जिनसे मैं बहुत इंस्पायर थी। मैं उनका वर्क पढ़ती थी, अपने LLB का कोर्स, मतलब एसेज लिखने के लिए एक्सेट्रा। तो
That's why. इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है, जैसे कोई डाउरी को देखता है, कोई क्रिमिनल लॉयर होता है, ऐसा। तो आपका भी कुछ ऐसा तो स्पेशलाइजेशन? मेरा स्पेशलाइजेशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल लॉ में, which ओके, आपको huge उसमें field. इंटरेस्ट है? Yeah. ओके Yeah. ओके। स्टडीज़ के दौरान ही, ड्यूरिंग स्टडीज़, आपको कौन कौन सी ऐसी चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़ा, प्रॉब्लमेटिक लगा थोड़ा? पहले तो मेरा फाइनल 2 साल कोविड के बीच में हुआ था, मेरा बोर्ड्स भी कोविड के बीच में था, तो वो ट्रांजिशन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट डेयर आई से इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज कुछ बाहर नहीं कर सकते थे, तो आई हैड टू फोकस ऑन माई स्टडीज. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट आई struggled with in school was maintaining a social life and also balancing school, so my priorities. Because at that age, it's easy to get distracted, let's say. डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है उस एज में। आप ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, हाँ, तो ये कैसे शुरू हुआ? अचानक से तो शुरू हुआ नहीं होगा, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली या आपको इंटरेस्ट ऐसा कहाँ से आया? मुझे बचपन से इंटरेस्ट था फाइटिंग में जनरली, मतलब कूल लगता था, और फिर मैंने पापा को 2-3 बार बोला, पापा ने भी सोचा कि यू नो इट्स इम्पोर्टेंट, शी इज़ अ गर्ल, it's good to know how to defend yourself, or anyone, not just a girl. तो एक ग्रुप बन गया, हम लोग दोस्त कंपाउंड में थे, ग्रुप बन गया और हम लोग चले गए. पहले तो खेल ही था, फिर वो लोग सीरियस नहीं थे इस चीज़ को हाँ लेकर? ज़्यादा सीरियस नहीं थे. फिर जितना टफ होते गए उतना डिसिप्लिन बढ़ते गया, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तो ऐसे लगने लगा कि आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू प्रूव माई सेल्फ हियर. तो फिर उसमें इंगेजमेंट हो गया. तो ऐसा कुछ आपको याद हो जो आप कभी ऐसा फाइट की हो किसी के साथ, कि आप किसी को धमकी दी हो कि हाँ चल बाहर मिल, क्योंकि आप ऐसा बताए कि आपको फाइट करना बहुत पसंद है, कूल लगता है आपको, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो अगर स्कूल और कॉलेज? No, I've never threatened anyone to fight, but I have slapped someone once when I felt like I was being disrespected, but I'm not a violent School or person. college? No, it was outside. ओके। Outside, yeah. हॉर्स राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। Horse riding. Okay. तो पहले तो मुझे घोड़े से बहुत डर लगते थे. मम्मा का डिसीजन था to make me to start riding horses. मुझे बहुत बुरा लगता था जब हॉर्सेस को मारते थे, इसीलिए मैं राइड नहीं करना चाहती थी. पहले साल में मैं तो रोती थी जब हॉर्स को मारते थे, मुझे रोना आ जाता था. ओके। इसीलिए मैं पहले 4-5 साल आई वॉज नॉट अ गुड राइडर. फिर उसके बाद जब मैं बेटर होती गई तो पता चला कि ज़्यादा मारने का ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली इट्स द वे यू कंट्रोल द हॉर्स, यू कैन डू इट विद योर लेग, देयर साउंड्स यू कैन मेक. तो उसमें इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है, यू नो. और मैं वहाँ डेजर्ट में राइड करती हूँ. तो पहले हम लोग अंदर स्टेबल में राइड करते थे, नाउ आई राइड इन द डेजर्ट. तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लॉ की पढ़ाई भी की है, और पढ़ाई के साथ साथ आप इंटरेस्ट के और अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए कि आपको हॉर्स राइडिंग और मार्शल आर्ट जो भी है, नेटबॉल, वो सारी चीज़ें आपको पसंद है, हाँ, इंटरेस्ट भी है इसमें, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करती है? दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस कैसे करती है? हॉबीज़, इंटरेस्ट जो भी है आपका, और पढ़ाई. एक्चुअली आई थिंक ये सबसे डिफ़िकल्ट है, और ये आई थिंक लाइफ लॉन्ग मतलब जर्नी है बैलेंस करना सब चीज़ को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ती ही रहती है. तो एट द टाइम बैलेंस तो ऐसे ही करती थी कि माई पेरेंट्स वुड कीप मी बैलेंस, दे वुड टेल मी डू दिस, डू दैट, डू दिस. बट ये बैलेंस वाला चीज़ बाद में आया. मतलब आई लर्नड कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे XYZ करना ही पड़ेगा. उसमें तो आई हैव टू स्टडी, एक्सरसाइज ज़रूरी है, खाना अच्छा ज़रूरी है, और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है. तो जब आप समझ जाओ कि मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो रूटीन अपने आप ही बन जाएगा. पर अंदर से वो होना चाहिए कि बेसिकली आपको समझना होगा कि आपको कैसे अपने लाइफ को कोई चलाना बता है नहीं आगे. सकता, क्योंकि वो तो ज़्यादा लास्ट नहीं करता है. मतलब ये डिसिप्लिन लास्ट ही नहीं करता है. मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है. हाँ, मतलब बेसिकली मोर देन सेल्फ डिसिप्लिन, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको लाइफ एक्चुअली में क्या ये चाहिए, सब चीज़ जरूरी मेरे है. लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, एंड मैं करना चाहती हूँ. ये मुझे अब सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, मैं अपने आप आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो इन सारी चीज़ों से आप बैलेंस करती है, और सामने वाला अगर कोई देख भी रहा हो तो उनको, व्यूअर्स अगर जो हमारे, तो उनको भी पता चल सकता है कि आपको क्या करना है. बेसिकली ये चीज़ों को समझना हाँ, पड़ेगा, मतलब तब जाके आप बैलेंस कर लोगे ईजिली. एग्जैक्टली, ऑनेस्टली इट्स
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. It's a thing of mindset. नहीं, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा होता है ना, जैसे लोग या तो पढ़ाई में रह जाते हैं या तो अपने इंटरेस्ट हॉबीज जो है, अगर कोई पेंटिंग करना किसी को पसंद है तो पेंटिंग ही करते रह जाते हैं या डांस करते ही रह वो जाते तो हैं. सबको होता है, पर वो शॉर्ट स्पैन में होता है ना. शॉर्ट स्पैन में you become infatuated with a new thing. Like मैंने 1 साल पहले चेस खेलना शुरू किया था. मैं I can relate. मैं तो चेस ही खेल रही थी पूरे दिन. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है. मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है. हाँ. तो ऐसा होता है एक दिन में 3-3 4-4 पेंटिंग ही, दिन में भी, दोपहर में भी, शाम वो में, नया रात में, चीज लगता है, ऐसा. so it's exciting. तो लगता है पूरे टाइम पेंटिंग ही करते हैं. हाँ. ये पर ये ऐसा- तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है. हाँ, और long term रहेगा ये भी नहीं नहीं. जा सकता. ये जो इन्फैचुएशन है ये रहेगा भी नहीं लॉन्ग टर्म. पर ऑनेस्टली अगर है, अगर किसी चीज मतलब अगर इम्बैलेंस है तो आप कॉन्सिक्वेंसेस का सोचिए. फ्यूचर में क्या हो सकता है It's अगर the- ये आदत ऐसे ही रहा. हाँ, इट्स द बेस्ट वे टू रियलाइन. आप सोचिए, ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है. रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जाने का सोचते हैं पढ़ाई करने के लिए, ओके, या जॉब के लिए, कुछ भी. तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? वहाँ पे बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम, चैलेंजेस उन लोगों को फेस करना पड़े किसी भी चीज़ को लेकर. तो आप क्या उन लोगों को एडवाइस देना चाहेंगी? ऑनेस्टली 3 साल के बाद मेरा एडवाइस ये होगा कि थ्रो योरसेल्फ इन द डीप एंड. लाइक मतलब जो भी सबसे हार्ड लगे, अनकंफर्टेबल लगे, करो. अच्छा, जो Because सबसे once you हार्ड do- और अनकंफर्टेबल लगे अगर वो करो. हाँ, अगर अनकंफर्टेबल लगे, हार्ड लगे, बिल्कुल करो. क्योंकि वो जब डर निकल जाता है ना तो सारा जो भी चैलेंज आता है वो छोटा ही लगता है. ऐसे लगता है हाँ, इट्स डूएबल, नो प्रॉब्लम. मैंने आई मूव टू अनदर कंट्री, आई डिडंट नो एनीवन, एक्सेट्रा एंड आई एम ओके. वो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट. बट लोग यही तो नहीं कर पाते ना. हाँ. जो अनकंफर्टेबल जिस चीज़ में लगता है तो वो सोचते हैं कि नहीं, या जो चीज़ डिफिकल्ट देखने में लगता है वो चीज़ नहीं मेरे से नहीं होगा, रहने देते हैं. एक्चुअली इसको ये हैबिट बिल्ड करने के लिए एक ट्रिक है. मैंने पॉडकास्ट में सुना, इट्स कॉल्ड द ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट. बेसिकली एक पार्ट है ब्रेन का जो ग्रो होता है जब हम लोग वो चीज़ करते हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते, और वो डिसिप्लिन ग्रो करता है. जो रनर लोग हैं, एथलीट्स है, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द बिगेस्ट कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. तो इफ़ वी मेक इट अ डेली हैबिट कि जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे, जो मुझे डिस्कम्फर्ट देता है, मैं वो चीज़ करूँ, तो ये हैबिट स्लोली बिल्ड हो जाता है. इट्स एक्चुअली फिर बिल्डेबल. एक ऐसा हो जाता है कि नहीं, मेरे को वही करना है. हाँ, जो फिर चीज़ लगता है ठीक अनकंफर्टेबल है, रहेगा, हार्ड लगेगा, मेरे को वही हैबिट है करना मुझे. है. मुझे हैबिट है कि थोड़ा हर दिन मैं डिस्कम्फर्ट झेलता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल कोल्ड शावर्स, हैबिट बन जाता है. अगर आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट डालिए अपने ज़िंदगी में हर दिन, तो वो कंफर्ट और बबल में रहने का आदत छूट जाएगा, और वही आपको लिमिट में रखता है. मतलब अपने कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकलते हो तो. बिल्कुल. हाँ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अबू धाबी में भी रही हैं और अभी यूके में पढ़ाई कर रही हैं. हाँ. दोनों का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको बताना है. दोनों ही है. और ठीक है, तो अबू धाबी में एक तो गर्मी बहुत है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है. कि कंट्री परफेक्ट है, आप सभी नेशनैलिटी के लोग से मिलते हो, उनका एक्सपीरियंस जान सकते हो. पर ऑनेस्टली अबू धाबी एक बबल है, बहुत सेफ है, सारे लोग वहाँ जनरली इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता भी नहीं है, और बहुत सेंसरशिप है वहाँ. तो ऐसे परफेक्ट लाइफ ही लगता है. सब चीज़ पेड फॉर, प्राइवेट स्कूल, योर पेरेंट्स पिक यू अप, ड्रॉप यू, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता. जो भी प्रॉब्लम है वो इंटरपर्सनल है, मतलब लोग के साथ है. तो वहाँ रहने के बाद यूके ट्रांजिशन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यूके इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. वहाँ बहुत international है for sure, but different kinds of people that you might not have met, and it requires you to be street smart, so you understand who should I spend time with, who should I not. And honestly, the biggest change in the UK is belonging feel नहीं होता है. वो सबसे मतलब अजीब फीलिंग है. जब आप कहीं नए जाते हो, आपको लगता है कि कनेक्शन नहीं है, स्ट्रेंज फीलिंग है, ऐसे लगता है कि थोड़ा डेंजरस लगता है. पर एक्चुअली वो आप अपने आप को जो भी बॉडी फील करता है ना, आप यू कैन टेल योरसेल्फ व्हाट यू आर फीलिंग. तो आपको अगर इफ़ यू हैव बटरफ्लाइज, यू कैन टेल योरसेल्फ नहीं, ये एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट है.
जो कि कुछ टाइम के बाद फिर हाँ ठीक normal हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशन पीरियड में है ना, आपको अपना ही हाथ पकड़ना पड़ता है और बोलना पड़ता है नहीं ये एक्साइटमेंट है, नहीं नहीं जाके देखते हैं वहाँ क्या नया है, ये वो, यू हैव टू गाइड योरसेल्फ। पर्सनली अगर आपको बोला जाए दोनों में से कोई एक, अगर एक जगह आपको शिफ्ट होने का, कि आपको परमानेंट ऐसे शिफ्ट होना है? परमानेंट probably the UK ओके, यूके। because there's more opportunities to learn अपॉर्चुनिटीज अबू धाबी की कंपैरिजन में यूके में ज़्यादा है? for me, ओके, for me, yeah। जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो कौन सी चीज़ों से आप रिलैक्स फील करने के लिए, थोड़ा काम डाउन करने के लिए अपने आप को कहाँ जाते हो, या क्या करते हो आप? 2-3 चीज़ें। अगर मैं अबू धाबी में हूँ तो स्पेंड टाइम विद द डॉगीज। मेरे पास 2 डॉगी है, बहुत प्यारे प्यारे, एकदम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। या फिर पढ़ाई के बीच में बहुत स्ट्रेस है तो कॉफ़ी एंड चेस, रियली नाइस डिस्ट्रैक्शन। या फिर जिस आप दोस्त को कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, बात कर लो कुछ भी। शावर ले लो, रीसेट द बॉडी। और ऐसा आपको डांस, म्यूजिक, इन सब किसी चीज़ में इंटरेस्ट? हाँ, मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, डांस भी करना पसंद है। और म्यूज़िक फेस्टिवल्स आर ह्यूज इन द यूके, सो ओके। वेरी नाइस। कभी ऐसा फ्यूचर में आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि इंडिया वापस आना है, कुछ यहाँ पे सेट, कुछ बिजनेस सेट करना है, या ऐसे भी रहने भी आना है? कुछ ऐसा कोई भी फ्यूचर प्लानिंग, जॉब को, करियर को लेकर ही, या खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर भी? यहाँ मुझे ट्रैवल ज़रूर करना है। एक बार अकेले आके मुझे ट्रैवल करना है। यहाँ मतलब मोनेस्ट्रीज़ है और मेडिटेशन रिट्रीट्स है, मुझे ये आके एक्सप्लोर करना है। बट टू लिव हियर मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, आई एम वेरी यंग। एज फार एज करियर स्कोप तो बहुत है यहाँ। ब्रिटिश फर्म्स और अमेरिकन फर्म्स मार्केट एंटर कर चुके हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े डील में वो लोग भी एडवाइस करते हैं, तो स्कोप तो है यहाँ आने का। तो मतलब ऐसा फ्यूचर में प्लानिंग नहीं हो है, सकता है, लेकिन हो सकता है अभी तो प्लान यूके का ही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग ऐसा होता है कि वो लोग लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ये तीनों को सेम समझते हैं। हाँ, बट ऐसा भी होता है कि तीनों में डिफरेंस हो कुछ। ठीक है, तो मैं यूके का समझा सकती हूँ, विच इज़ मोर लेस द सेम एवरीवेयर। तो एक होता है लॉयर, एक होता है सोलिसिटर, जो आप एडवोकेट बोलते होंगे यहाँ, और एक होता है बैरिस्टर। तो बैरिस्टर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग का काम है सिर्फ कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, और वो डिफरेंट पाथ होता है क्वालिफिकेशन का, वो भी समझा देंगे। और एक होता है सोलिसिटर या एडवोकेट, वो एक डिफरेंट पाथ है क्वालिफिकेशन के लिए, पर वो कोर्ट और एडवाइजरी मैटर में काम करते हैं, दोनों में काम करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सोलिसिटर, वो आपको इफ देयर इज एन M&A डील, वो उसमें ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसमें जो भी मतलब चाहिए उस डील को प्रोसेस करने के लिए, वो वहाँ काम करेंगे। Another example, if there is a dispute, so अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है और दूसरा पार्टी ने ब्रीच कर दिया और कोर्ट में आपको अपील करना है, तो सोलिसिटर भी साथ में जाएगा, कोर्ट साथ में जाएगा। बट जनरली फर्म्स बैरिस्टर्स को हायर करते हैं अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने। तो बैरिस्टर्स रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट में स्पेशलाइज करते हैं। और फाइनली लॉयर, आई एम अ लॉयर बिकॉज आई हैव अ लॉ डिग्री, डजंट मीन यू कैन एडवाइस। लॉयर का टाइटल LLB कंप्लीट करने के बाद मिल जाता है एग्जैक्टली। बट आप लीगली एडवाइस नहीं कर सकते हो जब तक आप वन और द अदर क्वालिफिकेशन रूट ना लिए हो। तो जैसे आप बताए कि LLB करने के बाद वो जो आपको लोग लॉयर ऐसा बोल सकते हैं, आपको खुद से मिल सकता है वो चीज़ कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन को। लेकिन बैरिस्टर या एडवोकेट जो भी है, उन लोगों का ऐसा कुछ प्रोसीजर जो है या कुछ अलग होता होगा? तो मैं यूके का बता सकती हूँ। सोलिसिटर में एक एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं द सोलिसिटर्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। उसमें SQE1 है और SQE2 है, और उसके ऊपर 2 साल आपको वर्क एक्सपीरियंस करना होता है at a firm as a paralegal. There are different legal roles that qualify as work experience. तो anyways, SQE1 एक पेपर क्लियर करना होता है, और SQE2 स्किल्स बेस्ड एग्जाम है। तो जो स्किल्स लॉयर के पास होना चाहिए वो टेस्ट होता है, और SQE1 नॉलेज टेस्ट करता है। और फिर वो दोनों क्लियर करने के बाद आप यूजुअली एक फर्म के पास 2 साल काम करोगे, फिर उसके बाद आप क्वालिफाई होगे।
ओके, उसके बाद फिर आपको ऐसा हाँ बैरिस्टर एडवोकेट जो भी है, नो वो सोलिसिटर बन जाता हाँ है। वो एडवोकेट मतलब बन जाते हैं। हाँ तो अगर बैरिस्टर बनना है तो आपको बार स्कूल जाना पड़ेगा। यूके में उसको बार स्कूल बोलते हैं। ओके, और वहाँ डिफरेंट रैंकिंग होता है जो बार स्कूल्स का। और वो मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर वो एक स्किल्स और नॉलेज कॉम्बिनेशन कोर्स है। एंड वो आपको जनरली स्ट्रेसेस ऑन द स्किल्स यूज्ड इन कोर्ट ओके, वो मतलब स्किल्स पे आपका ज़्यादा। ज़्यादा वो होना हाँ चाहिए, ओके, सो फोकस्ड होना चाहिए उस चीज़ को। एडवोकेसी, एविडेंस ऑर्गेनाइज करना, थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन गोइंग टू कोर्ट। ऐसा कुछ भी है कि तीनों में से कोई एक, जब आप ऐसा पढ़ाई करने गई होंगी लॉ का, या कोई भी ऐसा होंगे जो करना चाह रहे होंगे लॉ की पढ़ाई, तो आप ये कोई एडवाइस दे सकती हो कि हाँ आप बैरिस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप एडवोकेट की या लॉयर की, क्योंकि तीनों का आप डिफरेंस बताइए, और तीनों का जो है पढ़ाई जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है, या तो डिफरेंट है। तो आप ये चीज़ बताइए कि लोग क्या करना चाहेंगे अगर आप बताएं तो। ठीक है, मैं बोलूँगी अगर आप वहाँ जाइए जहाँ आपको एक्सपीरियंस मिले दोनों का। क्योंकि मुझे पहले लगा था कि मुझे बैरिस्टर बनना है, पर एक्चुअली जब मैं कोर्ट गई थी, शैडोइंग की थी बैरिस्टर के साथ, और जब मैं मॉक ट्रायल एक मॉड्यूल होता है, यूनिट होता है, सब्जेक्ट लिया था, मुझे एक्चुअली अपना इंटरेस्ट ज़्यादा बैंकिंग और कंपनी लॉ में लगा। ओके, तो सब चीज़ ट्राई करो, कोई भी डिसीजन मत बनाओ। क्योंकि जब मैं अपना लॉ डिग्री में एंटर की थी, मुझे लगा था नहीं मुझे क्रिमिनल करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज आप जैसा हाँ बताए कि फाइट करना है एंड ये वो बहुत पसंद था। yes absolutely so seem more exciting but actually I ended up in the boring part जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो try everything। तो आप ऐसा नहीं बता सकते कि बेटर कौन सा है। नहीं absolutely not, दोनों का ज़रूरत है। कोर्ट तो जाना ही है, और ट्रांजैक्शनल वर्क से तो पूरा इकोनॉमी रन करता है, तो दोनों बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप लॉ की पढ़ाई की है तो आपको इतना, आप ये बताइए कि इंडियन लॉ के बारे में भी आपको पता होगा, तो इंडियन लॉ और यूके का जो लॉ सिस्टम है, दोनों का जो सिस्टम है, वो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं, दोनों में क्या अंतर है, okay so और क्या आपको इंडियन लॉ के बारे में अच्छा लगता है और क्या यूके के लॉ के बारे में अच्छा लगता है, या क्या ऐसा है जो इंडियन लॉ के बारे में आपको नहीं पसंद हो, थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, या फिर यूके का। तो ये तो बहुत, यूके का तो मैं बहुत इम्प्रूवमेंट लिस्ट कर सकती हूँ। इंडियन लॉ में मेरा इतना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ लॉ नहीं पढ़ाई की है। पर अगर मुझे एक कंप्लेंट है यहाँ से तो वो कोर्ट प्रोसेसिंग टाइम है। ये तो बहुत पब्लिसाइज्ड प्रॉब्लम है, पर जेन्युइनली ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना ही एक लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। Processing matters on time, processing matters with some level of certainty, giving judgments in a timely manner, ये सब चीज़ बहुत important है, not only for justice but to run the business side of law। तो लोग अगर यहाँ बिजनेस करना चाहेंगे तो उन लोग को स्टेबल लीगल सिस्टम ज़रूरी है। और अगर कोर्ट में इतना टाइम निकल जाएगा, देयर इज नो स्टेबिलिटी देयर, तो बेसिकली उनके टाइम उनके लिए मैनेजमेंट लाइबिलिटी बन जाता है। टाइमिंग I think processing time is the biggest issue I've seen. In the UK, legally there are so many issues in the legal system, but ये भी fact है कि the British legal system is the most business friendly। इसीलिए across the world, अब UAE का example दे देती हूँ, वहाँ business free zones होते हैं, वहाँ UK common law चलता है। UK common law facilitates business क्योंकि उनका slogan ही है stability, law में stability है, there are principles that are followed, and businesses can rely on the contracts they make and they can enforce them, meaning that if they go to a court, they can get a resolution. And this is the most important thing for a business because आप contract क्या है, promise है, enforce कौन करेगा? The legal system। अगर legal system में faith नहीं है तो why should I trust? हाँ, ट्रस्ट नहीं हो वो पाए, मेरे ट्रस्ट liability बन जाता है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं टाइमिंग का जो प्रोसेसिंग है उसका इशू है। हाँ, इस चीज़ को लेकर आप ऐसा आपको फील होता है? मुझे फील होता है। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप यूएई में भी रही है, फिर उसके बाद यूके में भी रह रही है,
और इंडिया से आपका अलग कनेक्शन है, तो आपको ऐसा कोई कल्चर तीनों जगह का आपको कोई पसंद हो तो? ठीक है, यहाँ का कल्चर क्योंकि आप कभी कभी तो आती हैं यहाँ पे, या फैमिली आपका यहाँ पे है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि हेल्प करने के लिए कोई भी कभी भी मिल जाएगा, और सब लोग एक कम्युनिटी सेंस है। डिस्पाइट अगर मैं आपको नहीं जानती हूँ तो हेल्पिंग हैंड ज़रूर मिल जाएगा। ये यूके में नहीं मिलेगा, वेरी रेयर। एंड यूके में लोग ऐसा नहीं है। डरते हैं हेल्प करने क्यों के लिए। डरते क्यों है? एक तो अगर दूसरे आदमी को हेल्प नहीं चाहिए और मैंने अस्यूम कर लिया तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि मैं अपना बिजनेस माइंड नहीं करूँगी अगर मैं आपके लाइफ में इंटरफेयर करूँगी। वहाँ बहुत मतलब इंडिविजुअलाइज्ड लिविंग है, तो हेल्प करने का कल्चर ज़्यादा नहीं है। पर ये भी जनरल स्टेटमेंट हो सकता है। आई एम श्योर कि मतलब मुझे भी हेल्प मिला है यूके में, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ का हेल्पिंग कल्चर बहुत डिफरेंट है। जैसे यहाँ आप गुरुद्वारा में जाइए, जो सर्विस का कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है। वो इसी कल्चर में मैंने ज़्यादा देखा है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग जो है वो हेल्पिंग नेचर लोगों का ज़्यादा है। हाँ, और यूएई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरप्ट करते हो so, किसी की लाइफ में तो लोगों कमिंग को टू द लगेगा। यूएई, नहीं यूएई में भी they're very generous। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में नहीं लगता है मुझे। यूके में लोग अपने आप में ही रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं जनरली। और यूएई का? यूएई का मिक्स्ड है। यूएई का अगर आप इंडिया अगर और आप UK दुबई का? जाएंगे, ओल्ड दुबई जाएंगे, तो ऐसे इंडिया वाला ही फील आता है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है, तो वही फील आता है। हेल्पिंग कल्चर है। अमराती लोग जेनरस बहुत हैं, पर यूएई में लोग ज़्यादा मतलब नीडी नहीं होता हेल्प करने के लिए, तो ऐसे ज़्यादा दिखता नहीं है हेल्पिंग कल्चर। पर जेनरस तो है। अरब कल्चर और इंडियन कल्चर सिमिलर बहुत है, बहुत सारे एस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट जो है, जैसे आप नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ओपिनियन है उनको लेकर? आई थिंक तो जो चेंज सब इंडियन देखे हैं इन हाउ दे आर परसीव्ड, ये तो हम लोग कोई नहीं डिनाई कर सकते हैं कि जो रिस्पेक्ट आ गया है कि ओ आप इंडियन हो, ये तो सभी फील किए हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। ग्रोइंग अप इन द यूएई you would get made fun of being Indian because लेबर भी वहाँ इंडियन है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तो ये सब लोग का मजाक तो उड़ाया जाता था। पर अभी ये फीलिंग ही नहीं होता है कि हाँ इंडियन होने में इंफीरियर पहले फील होता था। हाँ इस टाइप वो से इन्फीरियोरिटी मतलब फील ही नहीं होता है आजकल, एकदम नहीं होता, स्पेशली इन द यूके। और तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नंबर में ही दिख गया। एंड आई थिंक देयर द कांस्टेंट एफर्ट कि डिफरेंट ग्रुप्स को टारगेट करके उनको अपलिफ्ट करे, दैट्स अ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर वो कहीं भी अब्रॉड जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उन्हें ऐसा इन्फीरियर फील अब नहीं होता है पहले और जैसा। होना भी नहीं चाहिए। एंड आई थिंक इवन दो दिस इज कंट्रोवर्शियल एंड आई नो देयर आर मेनी साइड्स टू दिस, आई थिंक जो नरेंद्र मोदी अपने रूट्स को रिकनेक्ट करने के लिए लोग को बोल रहे हैं, whether it's Hinduism, whether it's whether it's Indian history, it's important to feel a sense of worth. अगर आप जानते ही नहीं आप कहाँ से आए हैं, तो आप कौन से ग्राउंडिंग पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएंगे? बिल्कुल सही बात है। Coming back to what I first said, कि मेरा कनेक्शन इस लैंड से, इस हिस्ट्री, रिलीजन, फिलोसफी से है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एकदम जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसको एकदम हटा दीजिए। Look at what the text is saying and how beautiful it is. That's it. चलिए, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। आगे आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपसे पहले भी पूछे थे कि इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, या जॉब के लिए, तो उनको फाइनेंशियली या मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि वो कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल। तो आप एक बजट बनाएंगे, उसके ऊपर 200 पाउंड तो ऐड कर ही दीजिए, क्योंकि नॉट ओनली इज़ इट अ न्यू कंट्री, आपको क्रेविंग होगा कुछ कंफर्ट के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ इसके लिए, तो बजट से थोड़ा ऊपर आप चल के रखिए। 1 2 इमरजेंसी। यूके में ट्रेन डिले बहुत होता है, ट्रेन कैंसलेशन,
तो आपको इमरजेंसी के लिए फंड असाइड रखना रखना चाहिए. पड़ेगा. I would say at least have 200 pounds buffer anytime. उसके ऊपर जो ट्यूशन कॉस्ट है वो जनरली हर यूनिवर्सिटी में 2-3% हर साल बढ़ता है, तो आप वो भी रखिए. वो तो वैसे भी इंडिया में भी ऐसा होता है. हाँ, वो पर आपको ये भी अकाउंट में लेना होगा कि रुपीस टू पाउंड का रेशियो ऊपर नीचे ऊपर होते नीचे, रहता है. हाँ, तो ये होता सब भी actually. कैलकुलेट करके रखना ज़रूरी है. आप अपर लिमिट पे चलिए, मतलब pound is worth more, higher limit than the Indian rupee. On top of that, financially बहुत सारा resources है वहाँ students को help करने. वो भी मैं बोल सकती हूँ, मतलब tips दे सकती हूँ. Student discount almost सब जगह होता है जो यूनिवर्सिटी टाउन्स होते हाँ, हैं. कहीं भी आप ऑलमोस्ट जाओ सब तो. जगह होता है. हेयर कट, नेल्स, कभी कभी खाना में, रेस्टोरेंट में हाँ, कैफेज, हाँ. रेस्टोरेंट वगैरह में तो होता है. होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एंड ऑनलाइन अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा, मेकअप, कॉफ़ी कुछ खरीदना है तो there's a website called Student Beans. ऐसे Okay. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं एक्चुअली जो डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट्स को. आप कोड यूज़ कर सकते हैं. आप स्टूडेंट कोड एक ऐसा होता है. आप अपना यूनिवर्सिटी के ईमेल से वेरीफाई करेंगे पहले, ओके. फिर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा. लॉट्स ऑफ प्लेसेस यू कैन गेट डिस्काउंट्स. इमोशनली और मेंटली हाउ स्ट्रांग यू नीड टू बी, ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि every person has their own journey. And I think it's a learning curve for everyone. So maybe I'm not as strong to the person watching, or maybe I'm too tough. But ये मेरा call नहीं है. But I would say, on an average, balance your expectations. आप ऐसा मत सोचो कि मैं नए country जा रही हूँ, मेरा पूरा life change हो जाएगा. मतलब एकदम Like अलग no पलट जाएगा fantasy. लाइफ ऐसा. हाँ, आपको वहाँ जाके you have to prove yourself. You have to do this for yourself. I think mentally strong वो होता है जो अपने आप से expectation रखता है और वो meet करता है. बस उसके आगे आपके पास confidence होगा to handle other obstacles. तो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा नहीं होना है. Definitely. I mean, overconfidence generally लोग होते नहीं है नया जगह में, पर अगर आप हैं तो न्यूज़ पढ़ लीजिए. ओके. Stay aware. सही तो बात है. लिमिट में रहे, you know. लिमिट में हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप इस पे अपना ओपिनियन क्या देना चाहती है. जैसे आप जेंजी है, मैं खुद भी जेंजी हूँ, तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि जेंजी जो है वो वर्क प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, वो लोग के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है. I read an article on this, yeah. तो आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगी. जेंजी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, ये होते हैं वो, इस पे आपका क्या कहना है. I can say so many things, but okay. Firstly, there is an article, there are statistics that say Gen Z are being fired more than any other generation. इसमें बहुत सारा एंगल है. एक तो है we have become used to comfort. That is what is pushed. But ये जो depressive है, emotional है, I don't agree with this. Because हम लोग, we are more aware Self-aware. of mental health issues. And हम लोग कुछ करना चाहते हैं. मतलब we think it's important to address these issues. पहले तो मजबूरी होता था और आप समझ भी नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ. वही ऐसा होता है. अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, अगर लोगों को वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है या ओवर टाइम करना होता है तो लोग जानते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उस चीज़ पे वो लोग पॉइंट करते हैं, उस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं, तो लोगों को लगता है कि पेशेंस जो है वो लेवल बहुत ज़्यादा कम है. Absolutely. जबकि लोग अवेयर इस बारे में कि हाँ. नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Yes. And इस चीज़ पे क्वेश्चन करना चाहिए. But हाँ, बताइए. और पहले क्या था कि लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं ठीक है जो है सो. तो पर पहले जो वर्किंग कल्चर था उसका भी पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया. आज हम लोग समझते हैं कि कैपिटलिज्म इज एक्चुअली नॉट दैट गुड फॉर अस. मे बी दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल क्या होगा. बट इन रियलिटी अगर आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन देखेंगे तो अब लोग और स्केप्टिकल हो गए कंपनीज के बारे में. वो लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, क्या डील्स बना रहे हैं, कौन सा कंट्री इसमें मतलब डिसएडवांटेज पे है, कौन बेनिफिट कर रहा है इस डील से. मैं इस आदमी के लिए अपना ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ. वर्क इज़ नॉट एवरीथिंग टुडे एंड इट शुडंट बी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट ह्यूमन कैपिटल. आपको पीस चाहिए. You deserve to have a good life. You don't need to serve a capitalist giant. वो लोग आप पे ही लीच कर रहे हैं. और ये तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है.
शॉर्ट में ही ऐसे ही कोई बात But नहीं. हाँ. in summary, companies, corporations have no care for their employees. Very little. It's performative, most of it. Upar se, jo, the way the economy, I think, is, and the way law is, this is a very big topic, it serves corporations, corporate interests. Who is going to look out for you, yourself? Why should you also serve the corporation? अभी आप ये बताइए कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि आप भी जेंजी है या अभी आपको भी ऐसा फ्यूचर में होगा शादी वादी करने का कोई प्लानिंग, तो उसमें क्या है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इसमें आप क्या बिलीव रखती है, किस चीज़ में क्या करना चाहिए इंसान को, या फिर पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए इस बारे में, इस पे आप किसको सपोर्ट ज़्यादा करती हैं? Neither. Not love, not arranged. मेरा philosophy यही है कि अगर सही इंसान मिल जाए, arranged love, दोनों में आप lucky हो जाओगे. But it is difficult to know someone within a short period of meeting them, arranged marriage में. But at the same time, वही difficulty होता है love marriage में, क्योंकि आप beginning में बहुत infatuated हो, आपको मतलब excitement है, बहुत सारा emotion है, आप things objectively कम देखते हैं. I think दोनों का advantage और disadvantage है, but overall, marriage is the most important decision in your life. जो जिसके साथ आप time spend करेंगे वो सबसे ज़्यादा important है. अगर आपको नहीं लगता है कि ये significant other helps me grow, supports me, love or arranged doesn't matter. You are better off alone. बट नहीं, ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं या फिर आसपास के सोसाइटी, बेसिकली सोसाइटी जो होती है उनका बेसिकली माइंडसेट होता है कि नहीं, लव मैरिज सही नहीं है, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलने क्योंकि वाला. आई थिंक वहाँ स्टिग्मा है ना कि ओ लव मैरिज में तो डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा होंगे. हाँ, ऐसा. डिवोर्स केसेस ज़्यादा होंगे, ये इन्फैचुएशन है, this is maybe purely based on lust, but it's not true. I think that's one snapshot. I don't think that's true. I think people are intelligent enough. नहीं, sorry. एक्चुअली उनको ये पता होना चाहिए. अब तो लोग इतना जानते हैं कि हाँ फ्यूचर किसके साथ मेरे को बिताना है, इसके साथ फ्यूचर है या नहीं. लोग इतने तो ऐसा नहीं होते हैं कि पागल हो See, जाते I think हैं. divorce rate high होने का love और arranged marriage से Arrange से ज़्यादा कोई correlation नहीं है. कोई रिलेशन नहीं Actually, है. I think it's more to do with how society is changing. People value mental health आपको more. बैलेंस कैसे करना है, मैनेज हाँ. करना है, वो बेसिकली डिपेंड करता है. ये हाँ. नहीं कि क्योंकि ऐसा भी तो है ना, आप अरेंज में भी देख सकते हो डाउरी, एंड फिर उसके बाद जो भी है डिवोर्स And केसेस. dowry is another issue. And किस रीजन से अरेंज मैरिज हो रहा है, that's also important. बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कभी कभी. जैसे आप केसेस भी देख रही होंगी, अगर आप इंडिया में कोई केस सुनी होंगी तो, जैसे आप शादी प्रेशर में कर ली, हाँ. और उसके बाद फिर अरेंज मैरिज आपका हाँ. प्रेशर में हो गया सोसाइटी की वजह से और फैमिली की वजह से, जो भी हो. हाँ. और फिर उसके बाद आप सही से लाइफ नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता. आपका जो आप क्वेश्चन पूछे थे पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए, आई थिंक बॉटम लाइन यही होना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए मत जियो, क्योंकि आप सोसाइटी कभी खुश नहीं होगी, सोसाइटी चेंज होती रहेगी, आप किसको किसको खुश करोगे. बट ये तो लोग नहीं सोचते ना, पेरेंट्स यही तो नहीं सोचते उनको कैसे चेंज करना है. यही सबसे बड़ा मतलब क्यों कहीं ना करना है कहीं चेंज, क्वेश्चन है. क्यों करना है चेंज, उनको क्यों करना है चेंज, वो अपने राइट में सही होंगे. उनको चेंज करने से आपका लाइफ चेंज नहीं होगा, आपको अपना ही डिसीजन लेना है एट द एंड ऑफ द डे. उनको चेंज करने से लाइक मे बी दे विल बी हैप्पी वन डे, tomorrow they will be unhappy about something else. अब कितना चेंज करते रहेंगे किसको. हाँ, ये भी सही बात है. आप ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो को ये चेंज हो जाएंगे या एक टाइम आएगा तो ऐसा होगा वैसा We can होगा. hope. हम लोग का होप यही हो सकता है कि रिस्पेक्टफुली हम दोनों का व्यू समझ सकते, सुन सकते, बस. एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग को रैपिड फायर राउंड पे जाएंगे. Okay. लास्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट आप 5 years में अपने आप को कहाँ देखती हैं? I don't knock on wood. Hopefully at a multinational law firm, working in corporate finance, or at a bank, working in the legal compliance team, but learning and growing. ओके. Yeah. चलिए अब रैपिड फायर पे आते हैं हम लोग. सबसे पहला है
टी और कॉफ़ी? Coffee. कॉफ़ी, ओके। बुक्स और मूवी? Books. बुक, ओके, बुक्स। Yeah. अबू धाबी और यूके? London. No, Abu Dhabi. कंफ्यूज। No, Abu Dhabi. ओके। कोर्ट में जाकर बहस करना और हॉर्स राइडिंग? Definitely horse riding. वाई? कोर्ट में जाके बहस करना is a job. Horse riding, you're free. हाँ, बट स्टिल ओके, इट्स योर चॉइस। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह उठना और लेट नाइट तक जगना? दोनों. दोनों? कैसे? Honestly, दोनों. कोई एक? मुझे दोनों का आदत हो गया है. दोनों का ही आदत हो गया है, बट हाँ. आप तो बोलती है बैलेंस करना। I know, see? It's a journey. ओके ओके, तो मतलब आपको But honestly, early उठने से किसी ने मुझे बोला था this analogy, मैं शेयर करती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. It's funny but it's nice. जब आप अर्ली उठते 4 बजे 3 बजे नहीं 4-5 बजे, तो यूनिवर्स का कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है क्योंकि बाकी लोग उठे हुए नहीं हैं. हाँ, ऐसा होता है। तो जब आप तब उठते हैं तो आप जो क्लैरिटी मिलता है, जो मतलब डे सेट होता है, इट्स डिफरेंट. इट्स मोर कनेक्टेड टू सोर्स. ऐसा भी होता है। हम लोग के मम्मी पापा ऐसे पेरेंट्स बोलते थे कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो हाँ. तो वो ज्यादा देर तक ऐसा दिमाग में रहता है, वो याद हो जाता है वो हर चीज़। That's true. तभी हम लोग एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता था 4 बजे उठ के पढ़ना है, 3 बजे उठ के पढ़ना है। पर तब फोकस भी होता है क्योंकि तब आप थोड़े से स्लीपी हो और आपका अटेंशन एक जगह टिक जाता है. सही बात है। डांस और म्यूजिक? Music. ओके, म्यूजिक Yeah. और डांस पर्सन। I love dancing, but you need music to dance. Yes. So thank you so much, Kirtika, and all the best for your future. Thank you so much. Thank you for having me. तो आज का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट गेस्ट आप किसे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय.